तो हम लोग शुरू करते हैं। पोटेंशियोमीटर हम लोग पढ़ रहे थे। पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के बाद अगला यूज़ हम लोग करेंगे, अगला और लास्ट यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर को यूज़ करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहले ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और थोड़ी सी वर्किंग। पोटेंशियोमीटर देखो, इससे बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियोमीटर सिंपल नाम है, नाम से मालूम पड़ रहा है ये वोल्टेज नापने के लिए है, लेकिन वोल्ट मीटर नहीं है। वोल्ट मीटर एक अलग डिवाइस होता है, ये पोटेंशियोमीटर है पोटेंशियल नापने के लिए। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज नापता है ये, लेकिन इसको वोल्ट मीटर नहीं कहते। वोल्ट मीटर एक अलग डिवाइस होता है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर में बेसिकली क्या होता है, एक बहुत लंबा सा वायर होता है, एक बहुत बड़ा सा हम लोग वायर लेंगे और इस वायर के दोनों किनारों के बीच में अगर हम लोगों ने एक बैटरी लगाई हुई है और एक की लगाई हुई है इस तरीके से, ऐसे थोड़ा सा इसको यहाँ से ले लेते हैं इस तरीके से, ताकि मैं इस वायर को मैं अलग से दिखा सकूं कि ये वायर ए से जो बी वायर है ये अलग वायर है, ये कंप्लीटली एक डिफरेंट वायर है। ठीक है, तो इस बैटरी का ईएमएफ है ई, समझ गए। अगर मैं वोल्ट मीटर को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करता हूँ, अगर मैं वोल्ट मीटर को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करता हूँ, तो मेरा जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, जो वोल्टेज नापेगा वो इतना ईएमएफ दिखाएगा अगर इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारा वोल्ट मीटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ जितनी वोल्टेज दिखाएगा, यानी ऐसे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो मेरा वोल्ट मीटर ईएमएफ के बराबर वोल्टेज दिखाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं इस वाले एंड को यहाँ से हटा करके बीच में यहाँ पर कहीं पर लगाऊं, ठीक है, तो थोड़ी कुछ वोल्टेज दिखाएगा, थोड़ी सी वोल्टेज दिखाएगा, और इस पॉइंट को मैं जैसे जैसे आगे लेकर के जाता जाऊंगा वोल्टेज बढ़ती जाएगी। समझ गए? यानी जैसे जैसे मैं इस जे पॉइंट, जे स्टैंड्स फॉर जोकी, मूवेबल कॉन्टैक्ट, ऐसा कॉन्टैक्ट जो मूव कर सकता है, जैसे जैसे इस जोकी को मैं अपने ए और बी वायर, ए और बी पॉइंट के बीच में लेकर के जाऊंगा आगे आगे, ए से जे का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर जो फ्लो करने वाला जो करंट है वो तो बदलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे जोकी को मैं अलग अलग पॉइंट पे जोड़ता जाऊंगा वोल्टेज बढ़ती जाएगी। तो हम देख रहे हैं वोल्टेज जो वोल्टमीटर शो करेगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। समझ गए? वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के प्रोपोर्शनल है। और V इज इक्वल टू K इंटू एल, K प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, इसको नाम देंगे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि V बाई एल, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाम तो एक अलग सा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज या 1 मिलीमीटर की वोल्टेज या यूनिट लेंथ की वोल्टेज है V। समझ गए? यानी अगर हमें 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज पता है तो हमें लेंथ से ही हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, हमें वोल्ट मीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए बात? हमें वोल्ट मीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो लेंथ से ही हमारा काम चल जाएगा। समझ गए? तो अगर वोल्ट मीटर की जगह पर मैं एक सेल लगाऊं, यहाँ पर कोई सेल लगाऊं ऐसे, ठीक है, जिसका ईएमएफ मुझे नहीं पता, और मैंने एक गैल्वेनोमीटर भी लगाया है, ओके, तो और इस पॉइंट को मैंने जोड़ा है जे जोकी के साथ, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है 0 दिखाएगा अगर जिस पॉइंट पे मैं इसको जोड़ूंगा, जिस पॉइंट पे मैं इसे कनेक्ट करूंगा, उन दोनों पॉइंट की वोल्टेज हमारे इसकी वोल्टेज के इक्वल होगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट की वोल्टेज अगर ई डैश के इक्वल होगी तो हमारा गैल्वेनोमीटर 0 दिखाएगा। समझ गए? यानी कि हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर 0 दिखाए। तो जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर 0 दिखाएगा वो वोल्टेज हम नोट करेंगे, वो लेंथ हम नोट कर लेंगे, और
1 सेंटीमीटर यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता है, ठीक है। तो अगर लेंथ आई मान लो ए जे, अगर लेंथ ए जे है तो ये होगी वोल्टेज हमारे इस सेल की। समझ गए? क्लियर हुई बात? जो पोटेंशियोमीटर होता है ना वो बहुत एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, एक आइडियल वोल्ट मीटर है, समझ रहे हो? अच्छे से वोल्टेज नापता है, आइडियल वोल्टेज नापता है। हमारा जो वोल्ट मीटर मैंने लगाया था ना, वोल्ट मीटर, वो आइडियल नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उसमें से करंट फ्लो करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन हमारा बैलेंसिंग समय पर इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन वोल्ट मीटर लगाया जाएगा ना यहाँ पर, वोल्ट मीटर में कुछ ना कुछ वोल्टेज जाएगी ही जाएगी, चाहे कितनी थोड़ा करंट क्यों ना हो, सॉरी कितनी थोड़ी सी थोड़ी वोल्टेज ड्रॉप होगी, चाहे कितना ही करंट उसमें से कितना ही मामूली करंट क्यों ना जाए, मतलब मामूली सा करंट जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमारे पोटेंशियोमीटर में करंट इस वाले ब्रांच में फ्लो नहीं करेगा। ये एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट है वोल्टेज नापने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग नापेंगे एक अननोन सेल का ईएमएफ। कल हमने इसकी एप्लीकेशन कर ली थी। अब हम अगली एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, वो है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। चलो इसको करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का अंदर का रेजिस्टेंस होता है, जो किसकी वजह से होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोड्स की एरिया के वजह से हो सकता है, और अगर सेल बहुत पुराना हो जाएगा तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। तो लास्ट एप्लीकेशन वो करेंगे टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। हमने इसका एक फॉर्मूला डिराइव किया था इंटरनल रेजिस्टेंस का, ध्यान है? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर का रेजिस्टेंस होता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। तो हमने लिखा था इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, क्या था फॉर्मूला? हमने क्या डिराइव किया था? E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ना, जिसमें E क्या है? E तो है EMF, और V क्या है? V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें कैपिटल R क्या है? कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग भूल गए होंगे इस इक्वेशन को, तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं फटाफट, ताकि आप लोगों को ये वाला टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जब हमने बात करी थी तो हमने ये वाला सर्किट बनाया था। ऐसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया था, और यहाँ पर लगाई थी हमने एक सेल या बैटरी और एक की, इस तरीके से। इसको नाम दिया था R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा R था, सेल का EMF था E, और इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्मॉल r। हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमने उसका नाम दिया है स्मॉल r। समझ गए? अच्छा, अब सर्किट में से बहने वाला टोटल करंट क्या है? टोटल करंट होगा टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, है कि नहीं? इसमें से हम क्या लिखेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल r। समझ गए? ये है सेल का EMF। याद रखो, ये वाला जो R है ना, ये वाला जो R है, ये सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, और ये जो क्या है, ये जो वोल्टेज है, ये सेल के अंदर ड्रॉप होने वाली वोल्टेज है। सेल के अंदर ड्रॉप होने वाली वोल्टेज ये हमें नहीं मिलती, यानी कि इतनी कम मिलती है। अगर हमारा EMF है E, यानी जो कंपनी ने स्टाम्प मार के दे रखा है कि 1.5 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, वो उसमें से अगर ये वाली वोल्टेज माइनस कर दो, जो सेल के अंदर
सेल ने खुद खाई है, ठीक है, कुछ सेल भी खाएगा, तो बची हुई वोल्टेज ही हमारे काम की होगी। इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और E माइनस आई इंटू आर। और हमने इसी से निकाला था, देखो E माइनस वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। हमें R चाहिए तो R हो जाएगा E माइनस वी बाई आई। और अभी अभी हमने देखा V इज इक्वल टू आई आर है, तो I की जगह हम लिख देंगे V बाई आर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर हमें R का फॉर्मूला मिलेगा, R इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर लिख लेते हैं इसको लिख लेंगे R इज इक्वल टू E माइनस वी और I की जगह V बाई आर, V बाई आर। तो ये वही फॉर्मूला आ गया जो मैं अभी यूज करने वाला हूं। समझ गए? क्लियर? क्या क्या बातें तुम्हें ध्यान रखनी है सेल के बारे में? जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, और ईएमएफ क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये चार बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। समझ गए? अगर यहाँ देखो एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर सेल में से करंट ना फ्लो करे, अगर यहाँ करंट जीरो हो तो I जीरो हो जाएगा, तो E और V इक्वल हो जाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट बात है जिसका यूज हम करने वाले हैं। क्या? अगर I जीरो हो जाए, सेल में से करंट फ्लो ही ना करे, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो वही हमारा EMF के इक्वल होगा। समझ गए? जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF की इक्वल हो जाएगा अगर सेल में से करंट लिया ना जाए। ठीक है? ओके, तो करें शुरू हम अपना टॉपिक, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। करते हैं शुरू। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो हमने जो पोटेंशियोमीटर बनाया था, कल याद बनाया था हमने पोटेंशियोमीटर, कैसे बनाया था? पोटेंशियोमीटर बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत लंबा सा वायर होता है, 4-5 मीटर लंबा वायर होता है, 10 मीटर लंबा वायर भी हो सकता है। ये जितना बड़ा वायर लोगे उतना अच्छा रहेगा। तो हमने इस तरीके से 4 मीटर लंबा वायर लिया है और यहाँ पर हमने लगाई है कॉपर प्लेट्स इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पर भी हमने कॉपर प्लेट लगाई है। ठीक है? क्योंकि हमारा वायर जो है 1 मीटर ही इस तरफ है, दूसरा मीटर यहाँ शुरू होता है, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो यहाँ पर हमने कॉपर प्लेट्स लगाई हैं ताकि इनका रेजिस्टेंस, इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस हमारे वायर के रेजिस्टेंस में ना ऐड हो। और यहाँ पर होंगे 2 स्ट्रिप्स, छोटी स्ट्रिप्स। ठीक है? ये हमारा 4 मीटर लंबा वायर है और लेंथ को नापने के लिए हम यहाँ लगाते हैं एक स्केल। इधर हम लोग एक स्केल लगा लेते हैं लेंथ को नापने के लिए, इस तरीके से। ठीक है? 0 से शुरू होता है और यहाँ 100 तक जाता है। समझ गए? एक वायर मतलब एक वायर तो 100 सेंटीमीटर का ही है, यानी 1 मीटर का है। दूसरा यहाँ से शुरू होता है, फिर तीसरा यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होता है, 3 मीटर यहाँ पर हो गए, और यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर 4 मीटर हो गए। ठीक है? और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग लगाते हैं एक रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है? रियोस्टेट इसमें से फ्लो करने वाले करंट को कंट्रोल करता है। हम यहाँ पर एक सेल बैटरी लगा देंगे, सॉरी यहाँ पर हम की लगा देंगे और इधर लगाएंगे एक बैटरी ऐसे, और ये इस तरीके से हमने कनेक्ट करी। थोड़ा सा इसको यहाँ बना देते हैं। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। जो फिगर मैंने अभी भी बनाया था ना, जिसमें एक बहुत बड़ा वायर था, ये वही है। लेकिन मैंने अब एक्चुअल में जैसा पोटेंशियोमीटर रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं ना लैब के अंदर, ये वैसा है। हमारा टॉपिक क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो उसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है? और उस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है? ये हमने रेजिस्टेंस लगाया और इधर लगाएंगे एक की, ताकि हम जब चाहें इस रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ जोड़ दें या हटा दें। इसलिए हमने यहाँ पर एक की लगाई है और इधर लगाया है एक
गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जोकी के साथ हमने यहाँ पर कहीं पर भी हम कनेक्ट करेंगे और वहाँ पर कनेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो ये है जोकी। तो ये हुआ हमारा वर्किंग सर्किट। इसको यूज करके हम लोग निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम अपना फॉर्मूला भी लिख लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का। हमने लिखा था R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R। ये है हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, देख रहे हो। E EMF है और V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अंतर तुम्हें पता होगा, दोनों बीच में डिफरेंस पता होगा। EMF क्या होता है? EMF सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच की वोल्टेज होती है और हम उसको ऐसे नापेंगे ताकि सेल में से करंट फ्लो ना करे। और V यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे नापेंगे? तब जब सेल में से करंट फ्लो कर रहा हो उस समय दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज नापेंगे ना, वो कहलाएगी V। समझ गए? तो इस सर्किट का यूज करके एक बार तो हम EMF को बैलेंस करेंगे, एक बार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करेंगे। देखो कैसे, इस सर्किट के अंदर ये तो तुम्हें पता है ना कि A और J को मैं जहां पर भी कनेक्ट करूंगा और अगर गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाता है उसका मतलब ये है कि हमारे सेल की वोल्टेज A और J पॉइंट की वोल्टेज के इक्वल है। ये सबसे फंडामेंटल बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या? कि जब हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा उस समय A और J पॉइंट के बीच की वोल्टेज हमारे इस सेल की वोल्टेज के इक्वल होगी, है ना। तो हम पहला बैलेंसिंग पॉइंट निकालेंगे इस की को ऑफ रख के। जब हम इस की को ऑफ रखेंगे और बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे तो देखो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो बैटरी में से करंट फ्लो नहीं कर रहा ना। और बैटरी में से करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो ये जो वोल्टेज होगी A और J के बीच में वोल्टेज होगी वो होगी EMF, है ना। तो मान लो स्विच ऑफ करके जो हमने बैलेंसिंग लेंथ निकाली वो EMF के प्रोपोर्शनल है, यानी इसके EMF के प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिखेंगे? E प्रोपोर्शनल टू L1। मान लो हमारे बैलेंसिंग लेंथ आई L1 पर, तो हमने लिखा E प्रोपोर्शनल टू L1, है ना। अच्छा, फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, बैटरी को क्लोज कर देंगे। अब बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। अब देखो, जब हम जोकी को किसी ऐसे पॉइंट पे जोड़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए उस समय हमारी बैटरी में से कोई, मतलब उस समय क्या होगा? देखो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, समझ रहे हो। इस वाले पोर्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन करंट ऐसे तो फ्लो करेगा, है कि नहीं, क्योंकि हमारा की ऑन है। तो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा और बैटरी में से भी जाएगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर में से नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? अब जब हम की को ऑन करके वोल्टेज नाप रहे हैं वो वोल्टेज EMF नहीं है, अब की बार सेल में से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो वोल्टेज कौन सी हुई? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हमने की को ऑन करके वोल्टेज नापी तो वो होगी V, और हम मान लो लेंथ आई L2, तो हम लिखेंगे V प्रोपोर्शनल टू L2। क्लियर है? अब इनको डिवाइड कर देते हैं, या इसको ऐसे लिख लो E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1, V इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L2। दोनों डिवाइड कर देते हैं तो E बाई V मिलेगा L1 बाई L2, और अब अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं E बाई V की वैल्यू। तो स्मॉल r की वैल्यू आएगी E बाई V की जगह L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। समझ गए? तो ये हमने निकाला इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें बस दो बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, और एक बार इस की को ऑफ रखना है और एक बार इस की को ऑन रखना है। R जो है वो इसका रेजिस्टेंस होगा, समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल निकाल सकते हैं।
आगे बात समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट कर लो। फिर हम अगली बात पढ़ेंगे कि एक्यूरेसी अपने इस पोटेंशियोमीटर की हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इसको कैसे ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं। कर लो एक बार फटाफट, फिर करते हैं। तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, सेंसिटिविटी, सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगली बात जो हम पढ़ेंगे वो है सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर छोटे से छोटी वोल्टेज को नाप सकता है, ठीक है। तो छोटे से छोटी वोल्टेज को नापने के लिए जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी तो छोटा होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे तुम्हारे स्केल की जो लाइनें हैं ना, एक और 1 सेंटीमीटर में 10 लाइनें होती हैं एक नॉर्मल स्केल के अंदर। अगर मान लो केवल 0 और 1 के बीच में केवल एक लाइन हो तो तुम सबसे छोटी जो वैल्यू नाप पाओगे वो कितनी होगी, 0.5 सेंटीमीटर नाप पाओगे ना, क्योंकि अगर 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में एक लाइन है तो सबसे छोटी जो वैल्यू तुम नापोगे लेंथ की वो 0.5 सेंटीमीटर है। और अगर 0 और 1 के बीच में 100 लाइंस बना दो तो तुम लोग 1/100 लेंथ नाप सकोगे ना। ऐसे हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिवनेस होती है सबसे छोटी वोल्टेज नापने की एबिलिटी, यानी सबसे छोटी वोल्टेज क्या होगी, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट तो 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर या कुछ भी 1 यूनिट की वोल्टेज होती है। अगर 1 मिलीमीटर की वोल्टेज दी हुई हो तो तुम 1 मिलीमीटर की लेंथ तक की वोल्टेज नाप सकते हो, यानी सबसे छोटी लेंथ जो तुम नापोगे ना जिसमें वोल्टेज में बदलाव आएगा वो 1 मिलीमीटर की होगी। यानी कि अगर 1 मिलीमीटर यहाँ पर है, दूसरा मिलीमीटर यहाँ है, तो एक से दूसरे मिलीमीटर जाते जाते समय थोड़ा सा बदलाव आएगा गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। और अगर एक मतलब कि ऐसे ही मान लो 0.0001 मिलीमीटर चलने पर बदलाव आता है तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बड़ा सेंसिटिव हुआ, है कि नहीं। तो सेंसिटिवनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, सेंसिटिवनेस बढ़ा सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करके। लिख सकते हो सेंसिटिवनेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी increased, है ना, increased by decreasing potential gradient, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करके हम लोग सेंसिटिवनेस बढ़ा सकते हैं। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे डिक्रीज करोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, V/L। तो K को छोटा करने का क्या तरीका है, लेंथ को बढ़ाना। सो इट कैन बी reduced by increasing the length of पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की लेंथ को इंक्रीज करके, पोटेंशियोमीटर की लेंथ को इंक्रीज करके हम लोग सेंसिटिवनेस को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है वोल्टेज को घटा करके, तो हम लिख सकते हैं I/R/L। R जो है ना, R है पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस, R है पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस। तो हम अगर इसको छेड़ नहीं सकते, अगर हम रेजिस्टेंस को छेड़ नहीं सकते तो करंट को डिक्रीज कर दो। पोटेंशियोमीटर में से फ्लो करने वाले करंट को डिक्रीज कर दोगे तो भी वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी और पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा हो जाएगा और सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी। समझ गए। तो करंट को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, रियोस्टेट जो हमने लगाया था ना, याद रखो कैसे सर्किट में तुमने बना रखा है, देखो उसके अंदर कि रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को
बढ़ा दोगे तो पूरे सर्किट में फ्लो करने वाला करंट डिक्रीज कर जाएगा। सर्किट में करंट डिक्रीज कर जाएगा तो ये वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी, वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी तो के डिक्रीज कर जाएगा और हम छोटे से छोटी वोल्टेज को भी मेजर कर पाएंगे। समझ गए? तो इस तरीके से हम सेंसिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि अगर आप लोग अपने जोकी को ए से बी पॉइंट पे तुम अलग अलग जगह टच करोगे ना, तो जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार जोकी को बड़ी जोर से घसीटते हैं ए से बी के बीच में। ठीक है, ऐसे उठा के रखना चाहिए बल्कि अलग अलग पॉइंट्स पे बैलेंसिंग लेंथ नोट करने के लिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे घसीटते हैं ए से बी जाते समय ऐसे, जो कि मेटलिक कॉन्टैक्ट होता है ना, तो उसको वायर के ऊपर घसीटोगे तो वायर जो है हमारा थोड़ा सा घिस जाएगा ना, कहीं पर थिक रह जाएगा, कहीं पर थिन हो जाएगा, यानी उसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। और याद रखो, जब हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा था तो हमने एक स्पेशल कंडीशन बीच में बताई थी कि पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर करंट यूनिफॉर्मली फ्लो करें और एरिया यूनिफॉर्म हो, पूरे वायर का, पोटेंशियोमीटर के वायर का एरिया यूनिफॉर्म रहना चाहिए। लेकिन तुम जब अपनी जोकी को जोर जोर से ए से बी लेकर के जाओगे ना, दबा दबा करके, तो वायर कहीं पर मोटा रह जाएगा, कहीं पर घिस जाएगा, कहीं पर पतला हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर लंबे समय तक पोटेंशियोमीटर में करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग हो जाएगी पोटेंशियोमीटर में, और पोटेंशियोमीटर के वायर में हीटिंग हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एक्सपेरिमेंट करते करते वैल्यूज़ बदलती जाएंगी। अब की बार बैलेंसिंग ये लेंथ यहाँ पर मिल रहा है तो कुछ देर के बाद उसी पॉइंट पे बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगा, इसलिए एक्सपेरिमेंट को रुक रुक के करना है। क्लियर के बाद? तो ये कुछ बातें करी हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते समय। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। एक पोटेंशियोमीटर वायर है वो 100 सेंटीमीटर का है। तो मान लो ये है हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर और ये है 100 सेंटीमीटर का, इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स। इसका जो रेजिस्टेंस है RAB वो है 10 ओम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 ओम्स, is connected in series with a resistance R and a cell of EMF 2 volt। 2 volt और एक रेजिस्टेंस R के साथ सीरीज में जोड़ा है, यानी कि ऐसे एक रेजिस्टेंस हमारा ये है और 2 वोल्ट की बैटरी है, की लगा लेते हैं, इस तरीके से हमने कनेक्ट किया। ठीक है, ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अ सोर्स ऑफ EMF 10 मिली वोल्ट इज बैलेंस्ड, और एक अलग से सेल हमने यहाँ पर लगाया है, इसकी वोल्टेज है 10 मिली वोल्ट। 10 मिली वोल्ट का सेल है और इसकी बैलेंसिंग होती है 40 सेंटीमीटर, ये है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पर हमारा गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? तो इस R की वैल्यू बतानी है, ये है हमारा क्वेश्चन। समझ गए? अब देखो, फॉर 10 मिली वोल्ट और 10 मिली वोल्ट का सेल है, इसकी बैलेंसिंग लेंथ है 40 सेंटीमीटर। एक चीज तो देखो, यहां से शुरू करते हैं कि अगर ये 40 मिली वोल्ट है तो A और J पॉइंट के बीच में वोल्टेज भी 10 मिली वोल्ट है, तभी तो गैल्वेनोमीटर 0 दिखाएगा। तो A से J के बीच में भी वोल्टेज कितनी है? 10 मिली वोल्ट। तो A से B तक कितनी होगी? अब ये देख सकते हो 10 मिली वोल्ट की जो वोल्टेज है वो 40 सेंटीमीटर के वायर के लिए है, तो हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर वायर के लिए वोल्टेज है 10 मिली वोल्ट। तो एक के लिए कितनी होगी?
ए के लिए होगी 10 मिली वोल्ट बाई 40 सेंटीमीटर, और पूरे 1 मीटर वायर के लिए कितनी होगी, इंटू 100। तो ये क्या आई, ये आया 0 से 0 कट गया, और 100 मिली वोल्ट बाई 4 यानी 25 मिली वोल्ट। तो ए और बी के बीच में कितनी वोल्टेज है, 25 मिली वोल्ट। 25 मिली वोल्ट का मतलब कितना हुआ, इसका मतलब ये हुआ 25/1000। ठीक किया ना मैंने, देखो इंटू 100, तो 0 से 0 कट गई, 100/4 25 मिली वोल्ट, तो इसे लिखेंगे 0.025 वोल्ट, यानी ए और बी के बीच में 0.025 वोल्ट है। तो देखो 2 वोल्ट में से 0.025 तो ए और बी के बीच में मिली, तो बची हुई कहाँ गई, बची हुई हमारे इसमें ड्रॉप हो जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज हो जाएगी 2 - 0.025। समझ गए, क्योंकि 0.025 ए और बी के बीच में ड्रॉप होती है, तो बची हुई इसमें ड्रॉप हो जाएगी। ये कौन सा प्रिंसिपल लगाया मैंने, ये वही प्रिंसिपल है कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ती है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। 2 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज इसको मिलेगी, बची हुई इसको मिलेगी। मैंने इसकी वोल्टेज निकाल ली, इसकी वोल्टेज आ गई 0.025 या 25 मिली वोल्ट, तो बची हुई होगी इतनी जो हमारे इसमें से जाएगी। अगर रेजिस्टेंस निकालना है और करंट वोल्टेज इतनी है, ठीक है, तो अगर सर्किट में से करंट निकालें तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो करंट भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहले तो इसको निकाल लेते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.975। ठीक है, 1.975, ये तो वोल्टेज होगी। अब सर्किट में करंट भी देखो, ए और बी के बीच में वोल्टेज कितनी है, 0.025, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम्स, तो करंट कितना हुआ, I = V/R, यानी कि 0.025/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0025, काफी छोटा हो गया। तो अगर मुझे वोल्टेज मिल गई है तो इसमें से रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज जो कि है 1.975 डिवाइड बाई करंट 0.0025, और सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा, सॉल्व करके मुझे लगभग जो है बुक में दे रखा है 790 ओम्स। एक बार चेक कर लेना क्या यही आंसर आता है। तो 790 ओम्स जो है मुझे इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। इस क्वेश्चन को करते समय देखो मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया, एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं और उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। हमें क्या क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था कि 10 मिली वोल्ट 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस होती है। ठीक है, इससे मैंने ए और बी के बीच की वोल्टेज निकाल ली, कितनी आई 0.025 वोल्ट या 25 मिली वोल्ट, है ना, 25 मिली वोल्ट, और रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम्स। तो करंट आ गया, ये करंट हमारे पूरे सर्किट का करंट है, ये करंट हमारे पूरे सर्किट का करंट है। ठीक है, अच्छा, तो 2 वोल्ट में से 0.025 अगर ए और बी के बीच में बटती है तो बची हुई हमारे इस रेजिस्टेंस में से होगी, और वो होगी 1.975 वोल्टेज आ गई। करंट हम पहले निकाल चुके हैं तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। समझ गए, क्लियर। हम उल्टा चले, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया है हमने रिवर्स लगा के चले, लेंथ से वोल्टेज निकालते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर वोल्टेज से हमें लेंथ दी हुई है तो टोटल वोल्टेज निकाल ली, टोटल वोल्टेज निकालने के बाद इसकी वोल्टेज निकाल ली, करंट हम निकाल चुके हैं तो रेजिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से टाइम होने वाला है, तो आज हम इसी क्वेश्चन को कर पाएंगे। कल फिर मिलते हैं, कल फिर एक बार कुछ और क्वेश्चंस करेंगे पोटेंशियोमीटर के। आप इतने थ्योरी भी पढ़ के रखना, प्रैक्टिस करना अच्छे से, और फिर क्वेश्चन को करने में और मज़ा आएगा। ठीक है, तो सी यू टुमारो, बाय।